हाय गाइस। मेरा नाम अक्षय है और आज का जो टॉपिक है ये इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज रेस गेस्ट टाई। तो रेस गेस्ट टाई होता क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसके प्रोविजंस क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो रेस गेस्ट टाई है क्या, ये प्रोविजंस क्या है इसके। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर रेस गेस्ट टाई सेक्शन 6, 7, 8, 9 आपको रेसगस्टाई डील करता है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो रेसगस्टाई है क्या, ये शब्द आया कहां से? ये शब्द एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है थिंग्स सेड और डन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। अब इस लाइन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका मतलब हम समझेंगे। पहले जो उसके पार्ट है जिससे आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी, हम वो पढ़ते हैं। देखिए जी, पहले इसके अंदर हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। वो क्या है? रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फैक्ट एंड इश्यूज। देखिए, हमें क्या होता है कि हमारे पास कई बारी फैक्ट्स बिखरे होते हैं कि आपके कुछ फैक्ट्स इधर हैं, कुछ फैक्ट्स उधर हैं, कोई ऑफेंसेस के, ठीक है ना। तो उस फैक्ट्स को हम क्या करते हैं, लिंक करते हुए चलते हैं। हमारे पास एक ऑफेंस हुआ है, उस ऑफेंस के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फैक्ट्स हमें मिल नहीं रहे हैं, पर हमें क्या करना है, हमें उन फैक्ट्स को उठाना है। हमें हर एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ जोड़ना है। एवरी फैक्ट शुड बी द पार्ट ऑफ द अदर फैक्ट। ठीक है जी। वो रेलेवेंट फैक्ट होगा आपका, वो रेलेवेंट फैक्ट होगा और वो रेलेवेंट फैक्ट आपका दूसरे रेलेवेंट फैक्ट के साथ मिलते जाए, मतलब वो ना उसको इंटरवीन करे उसके अंदर। तो जब आपका रेलेवेंट फैक्ट्स आपको लिंक करते हुए हम चलते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलते हैं, तो एक लास्ट में जो हमारे पास कंक्लूजन मिलता है, दैट इज द रेस गेस्टाई। अब मैंने आपसे कहा कि फैक्ट एंड इश्यूज और रेस गेस्टाई दो चीजें होनी चाहिए। देखिए, फैक्ट एंड इशू क्या है? देखिए जी, इसके अंदर फैक्ट एंड इशू इज अ मुद्दा। एक मुद्दा होता है हर ऑफेंस का, कि मुद्दा है। अगर ऑफेंस हुआ है तो हम कहते हैं यार इसका मर्डर हुआ है, तो क्या ए ने इसका मर्डर किया है? तो उसमें मुद्दा क्या? मर्डर। मर्डर जो है वो दैट इज अ फैक्ट एंड इशू। और उस मर्डर के लिए क्या क्या हुआ, कि उसने चाकू खरीदा, वो उसके घर गया, वो उसने गाड़ी पे गया, तो वो सारे उसके रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। तो हमें इन दो चीजों को इसमें लेकर चलनी है। एक बड़ा लेमन एग्जांपल में लेकर चलता हूं, जैसे कि मेरा कल एग्जाम है। अब मेरा कल एग्जाम है, तो जो एग्जाम है दैट इज द फैक्ट एंड इशू। अब मैं उस एग्जाम के लिए क्या क्या कर रहा हूं आज? मैं आज तैयारी करूंगा, नोट्स बनाऊंगा, उसके बाद फोन पे डिस्कशन करूंगा इस आंसर की, उसके बाद रिवीजन करूंगा। तो ये सारा आपका रेलेवेंट फैक्ट हो गया। पर अगर मैं कहता हूं कि मेरा कल एग्जाम है, अभी मैं जरा घूमने जाऊंगा, 1 घंटा क्रिकेट खेलूंगा, 2 घंटे की पार्टी है वहां जाऊंगा, वो सारे आउट ऑफ फैक्ट्स है, वो रेलेवेंट फैक्ट्स नहीं है आपके। तो हमें इसमें रेस गेस्ट टाइम में दो चीजें पहले तो मेन लेके चलनी, दैट इज योर रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फैक्ट एंड इश्यूज। तो जब हम एक रेलेवेंट फैक्ट को दूसरे रेलेवेंट फैक्ट से जोड़ते हुए चलते हैं, जो आपका किसके अंतर्गत घूम रहा है, फैक्ट एंड इश्यूज के, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो रेलेवेंट फैक्ट फैक्ट एंड इश्यूज के आसपास घूम रहा है और हम उन फैक्ट एंड इश्यूज को एक के साथ एक जोड़ते हुए चलते हैं, तो वो लास्ट में क्या फॉर्म करता है, रेस गेस्टाई। पर स्टिल अभी भी उसको रेस गेस्टाई तक पहुंचने के लिए एक चीज की और जरूरत है, और वो है इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। जो उसका मेन थर्ड एसेंशियल है वो है इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। अब ये सेम ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, ये ऐसा कहीं पर डिफाइन नहीं किया हुआ, पर एक हमारे ज्यूरिस्ट है, फेमस ज्यूरिस्ट ज्यूरिस्ट स्टीफन, तो उन्होंने ये कहा है कि दिस सेम ट्रांजेक्शन मीन्स ग्रुप ऑफ फैक्ट्स कनेक्टेड टुगेदर एंड रेफर्ड बाय अ सिंगल लीगल नेम, क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर सब्जेक्ट मैटर। तो ये आपका हो गया सेम ट्रांजेक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, मैं आपको समझाता हूं। कि जब हम कहते हैं कि यार एक ऑफेंस हुआ है, कि मैं कहता हूं बी का मर्डर हुआ है। अब यार बी का मर्डर हुआ है, तो जो चीजें हुई हैं, जो हम फैक्ट्स की बात करते हैं कि ए ने बी का मर्डर किया, तो ए सुबह इस दुकान पे गया, उसने वहां से चाकू खरीदा, उसके बाद वो गाड़ी में गया, XYZ गाड़ी थी, लाल रंग की गाड़ी थी, वो उसमें गया। उसके बाद वो इतने बजे उसके घर पहुंचा, उसने उसके बाद दरवाजा खोला, पड़ोसी ने देखा। ये सारा जो हो रहा है, चाकू खरीदने से लेके
पड़ोसी के देखने तक, ये सारा किसके अंतर्गत हो रहा है? फैक्ट इशू क्या है आपका? मर्डर ना, ये उसी के आसपास घूम रहा है ना सारा। तो उस सेम ट्रांजेक्शन के अंदर ही होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? हम कहते हैं कि जब कोई ऑफेंस हो रहा है उस ऑफेंस के आसपास ही वो उसी के दौरान होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। इसको और क्लियरिटी में देता हूं। कुछ केसेस हैं जो सेम ट्रांजेक्शन, बेसिकली रिस्क गेस्ट टाइप के केसेस हैं, और जिसमें मेन जो इशू उठाया हुआ है वो होगा कि सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है या नहीं। अगर वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट ही नहीं होगा तो वो रेस्ट गेस्ट टाइम नहीं माना जाएगा। अगर वो सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट होगा देन इट विल बी इंक्लूडेड इन द रेस्ट गेस्ट टाइम। तो द स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केस, दैट इज रतन वर्सेस क्वीन। नाउ इट्स अ केस ऑफ इंग्लैंड। तो ठीक है, हम पहले अब इसके ऊपर इसके फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। बेसिकली हुआ क्या था कि हुआ ये कि जो ए था उसने मर्डर कर दिया अपने वाइफ का। अब वाइफ, उसने जो प्लीड किया उसने कहा कि मेरे से गलती से गोली चल गई है। चलिए जी, कोई नहीं। पर इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का। देखिए, ये जब का केस है उस समय मोबाइल फोन्स आए नहीं थे, तो उस समय होते क्या थे, लैंडलाइन। तो उस समय क्या होता था कि आपने फोन किया कि मुझे यहाँ इनसे बात करनी है, और वो आपको फिर लाइन में आपको कनेक्ट करके देंगे और उसके बाद आपकी बात होगी। हाँ जी। तो इसमें क्या होता है कि जब वो गोली चला देता है तो होता यह है कि टेलीफोन ऑपरेटर, मतलब बेसिकली फोन उठाती है, वो टेलीफोन ऑपरेटर फोन उठाता है और वो कहती है कि गेट मी द पुलिस, गेट मी द पुलिस। अब बात यह है कि क्या ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है या नहीं। तो कोर्ट ने उस समय ये हेल्ड किया कि यस, इट इज द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। मरने से पहले उसने कहा, ऑल्दो उसके बाद मर गई, तो उसने मरने से पहले ये कहा, तो वो उसी फैक्ट इशू के आसपास डील कर रहा है, उसी सेम कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर ही ये हुआ है। तो यस, ये एडमिसिबल था। जो उसने स्टेटमेंट दी ये एडमिसिबल थी। ऑल्दो ये डाइंड डिक्लेरेशन नहीं थी, बट ये स्टेटमेंट जो थी ये आपका क्या बोलते हैं, कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में थी, ये हेल्ड हुआ था। अब इंग्लैंड का डाइंड डिक्लेरेशन का जो कंसेप्ट है वो अलग है, इंडिया का अलग है। इंग्लैंड में कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होनी ही चाहिए, नहीं होगी तो वो ये आपका डाइंड डिक्लेरेशन नहीं होगा। ऑल्दो ये डिफरेंट कंसेप्ट है, ये मैं आपको अलग से इसके ऊपर मैं डाइंड डिक्लेरेशन में वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको क्लियर होगा। अभी मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि सेम ट्रांजेक्शन, तो जो उसका फोन उठाया, उसने बोला कि गेट मी द पुलिस, वो गेट मी द पुलिस जो उसने कहा वो सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर था। अगर उसने ये बोला होता कि गेट मी दी एम्बुलेंस, और अगर कोई एक्सीडेंट का केस होता तो होता, पर इसमें कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसा नहीं है। डायरेक्टली मर्डर की बात हो रही है, वो मर्डर के आसपास ही घूम रहा है, मर्डर का ही कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है, उसी के अंदर हो रहा है ये सारा। गेट माई पॉइंट? अब बात आती है एक और केस, दैट इज मिलने वर्सेस लाइजलर। अब पहली चीज में एक और है कि जो आपका ये सेम ट्रांजेक्शन है ये सिर्फ क्रिमिनल नेचर नहीं हो सकता, ये सिविल भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपका मर्डर से डील करे, यार कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से भी ये डील कर सकता है, सिविल नेचर का भी हो सकता है। तो यस, इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ था। इसमें केस में कहा, जो आपका ये मिलने वर्सेस लाइजलर का केस था, कि क्या जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या ये पर्सनल कैपेसिटी के अंदर हुआ है। क्योंकि जो ये एग्रीमेंट था, बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये आपका एक पर्सन और एक आपका एजेंट के बीच में हुआ था, तो क्या वो लाइबल है। तो इस केस के लिए जो देखा गया कि बेसिकली रेलेवेंट फैक्ट्स हो कि हाँ जी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, या क्या टर्म से क्या बोला, क्या नहीं हुआ, ABC जो भी सारा कुछ था वो सारे रेलेवेंट फैक्ट्स माने गए थे। वो रेलेवेंट फैक्ट्स से जो इस कॉन्ट्रैक्ट के आसपास घूमते थे, तो इसलिए ये सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट के आसपास घूम रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ये कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में थे। अब एक और केस है, दैट इज R वर्सेस क्रिस्टीन, जिससे आपका शायद ये कंसेप्ट क्लियर भी हो जाए। तो इस केस में क्या था कि एक लड़का था छोटा, जिसके यहाँ बेसिकली असॉल्ट हुआ। यार अब असॉल्ट हो गया, ठीक है जी, वो हो चुका है, जो होना था हो गया, पर वो उसके बाद आकर अपनी मदर को सारा इंसिडेंट बताता है कि जी मेरे साथ ऐसा 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 हुआ। तो क्या वो पार्ट कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन में इंक्लूड होगा या नहीं, बात ये आती है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जी इसके अंदर तो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा,
क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, वो ट्रांजेक्शन हो चुकी है अलग। जो ये मदर वो अपनी बता रही है अलग अब ट्रांजेक्शन है, ये उस ट्रांजेक्शन के दौरान नहीं हो रहा। मतलब अगर वो उसको असॉल्ट कर रहा है तो असॉल्ट करने तक का जितना पार्ट होता वो उस ट्रांजेक्शन में आता, पर अब उसका असॉल्ट हो चुका है, वो आपका इस सेम ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये आपका रेस गेस्ट आई का पार्ट नहीं है। अब एक लीडिंग केस है आपका, दैट इज योर आर वर्सेस बेंडिंग फील्ड। 1879 का ये केस है जो लीडिंग केस है आपका रेस गेस्ट आई का। अब इसमें बात यह आती है कि यार क्या जो हुआ था, जो उसने बेसिकली वो क्या सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में था। इसके फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको क्या थे। इससे बेसिकली क्या हुआ था कि औरत थी, क्या हुआ कि उसके यहाँ पे थ्रोट वॉज कट, यहाँ पे चाकू से कटा हुआ था। वो बाहर आई कमरे से, आंट थी उसकी, उसने अपनी आंट को बोला कि देखो मेरे साथ बेनिंग फील्ड ने क्या किया है। उसके बाद वो मर गई। तो कोर्ट में ये इशू उठा कि क्या जो उसने ये बोला क्या वो कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है या नहीं। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि नहीं है, ये उस कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके साथ जो ये हुआ वो हो चुका है। अब जो वो अपनी जो भी आंट है उनको आके बता रही है वो अलग पार्ट है, वो अलग ट्रांजेक्शन है। जो उसके साथ कमरे के अंदर होना था वो हो चुका है, वो अलग ट्रांजेक्शन थी, ये अलग ट्रांजेक्शन है, इसलिए ये रेस गेस्टाई का पार्ट नहीं है। तो हमने ये बात कर ली कि फैक्ट एंड इश्यूज और रेलेवेंट फैक्ट्स होने चाहिए। बेसिकली आपका कोई भी एक्ट हो, ठीक है जी, कोई भी आपकी स्टेटमेंट हो जो फॉर्म कर रही है इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, वो आपका रेस गेस्टाई का पार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर आपका एक्ट भी इंक्लूड है और आपकी स्टेटमेंट भी इंक्लूड है। अब एक्ट और स्टेटमेंट तो ठीक है, पर इसका जो रेस गेस्टाई का जो मेन पार्ट है दैट इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब कि आपका कोई भी अगर एक्ट है या फिर आपका कोई भी कोई भी स्टेटमेंट है वो आपका स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? तुरंत। जैसे कि मैंने गले के पास एक चाकू रख दिया किसी के, चाकू रखने से खून निकलना शुरू हो गया। खून निकलते ही वो लड़का क्या चिल्लाया? तुरंत चिल्लाएगा हेल्प मी, मुझे बचाओ। तो वो जो पार्ट है वो स्पॉन्टेनियस था, वो स्टेटमेंट थी, वो इसमें इंक्लूड की जाएगी, वो रेस गेस्टाई का पार्ट होगा। जितना ही खून निकलना इंपॉर्टेंट है उतना ही उसकी बात भी इंपॉर्टेंट है। तो जी वो स्पॉन्टेनियस आपका होना चाहिए। अब देखिए जी इसके अंदर एक एक्सेप्शन, हेयर से एविडेंस भी इसमें इंक्लूड होता है आपको स्टेटमेंट में। यदि कोई हेयर से एविडेंस है, अगर वो उस पर्सन के कंडक्ट को बता रही है तो यस वो भी एडमिसिबल होगा। अब उसका केस क्या है? उसका केस है बलराम प्रसाद अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में यह हेल्ड हुआ था कि हेयर से एविडेंस भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है अगर वो उस पर्सन के कंडक्ट को बताए। तो ये हमने पढ़ा रेस गेस्टाई। रेस गेस्टाई के फैक्टर्स क्या है? जब हम रेस गेस्टाई की बात करते हैं तो रेस गेस्टाई के फैक्टर्स क्या है? तो रेस गेस्टाई के देखिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको फर्दर सेक्शन में भी बताए जाते हैं। वो है आपका प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस, प्रॉक्सिमिटी ऑफ पर्पस एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ एक्शन। प्रॉक्सिमिटी से मतलब क्या है? उसकी क्लोजनेस, वो कितना क्लोज है उसके, जो एक्ट हुआ है वो उसका कितना क्लोज है, उसकी प्रॉक्सिमिटी कितनी है, ये बहुत जरूरी है इसके अंदर। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, प्लेस, पर्पस एंड एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका उस समय आपने क्या, कितने समय के अंदर आपने ये काम किया, कितनी कौन सी जगह पे आप कितनी प्रॉक्सिमिटी, कितनी क्लोजनेस है उसके अंदर, उसका पर्पस, आपका मोटिव, आपकी इंटेंशन, आपका एक्शन, उसकी क्या प्रॉक्सिमिटी है, इस पे डिपेंड करता है आपका रेस गेस्टाई। तो अब एक बात जो है इंपॉर्टेंट आती है वो आती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं? हमारे पास कई बार क्या होते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते हमारे पास, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि हाँ जी अगर इसने इसका खून किया है जी, वो बंदूक मिल गई है, इसने बोल दिया जी ये सब कुछ हो गया है, पर ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है।
और जब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते तो हम क्या करते हैं, हम सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स पे जाते हैं, हम सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स उठाते हैं, हम उन फैक्ट्स को जोड़ते हैं और एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक रिस्क गेस टाइप फॉर्म करते हैं, और वो फॉर्म जो रिस्क गेस होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का काम करता है। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को एक बेटर पिक्चर देने के लिए एक फेमस केस है आरुषि तलवार केस। अब उस केस में क्या हुआ, फैक्ट एंड इशू क्या था आपका, कि क्या जो उसके फादर है दैट इज राजेश तलवार एंड नुपुर तलवार, क्या वो लाइबल है मर्डर के, उसने अपनी बेटी का मर्डर किया है, वो किया है या नहीं किया, ये फैक्ट एंड इशू थे। हमारे पास उसमें डायरेक्ट एविडेंस कुछ नहीं थे, तो हमने उनमें रेलेवेंट फैक्ट्स उठाए, हमने सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स उठाए कि जी घर पे कोई नहीं था उनके अलावा, दरवाजा बंद था, नौकर थे नहीं, उनको उसने से पोजीशन में देखा, जो भी सारा था ए बी सी जितने भी आपके रेलेवेंट फैक्ट से हमने उनको जोड़ते हुए गए। हमारे पास कोई डायरेक्ट नहीं था उसमें एविडेंस, हमने उसमें फैक्ट्स को जोड़ते हुए हमने एक एविडेंस बनाया, हमने एक रेलेवेंट फैक्ट उठाया, उस रेलेवेंट फैक्ट को हमने सपोर्ट किया दूसरे रेलेवेंट फैक्ट से, और वो जुड़ता हुआ जुड़ता हुआ जुड़ता हुआ लास्ट में हमारे पास एक क्या कंक्लूजन निकला कि यस इन्होंने मारा है। तो यस, जब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते तब हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का इस्तेमाल करते हैं, सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स को उठाते हैं, हम उन फैक्ट्स को इकट्ठा करते हुए एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, हम एक रेस गेस टाइप फॉर्म करते हैं, एंड दैट एक्ट एज एन एविडेंस। सो आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर होगा इससे, एंड थैंक यू, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।